मध्य प्रदेश के चुनावों की गहमा गहमी में आज मैं आपको एक ऐसे नेता से मिलवाऊंगा जिसका हाथ एक नहीं बल्कि दो सरकार बनवाने में रहा है। पिछली बार 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो ये वही नेता हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में जोर शोर से प्रचार किया और कांग्रेस को सत्ता दिलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। लेकिन फिर वक्त बदला और 18 महीने बाद बीजेपी की सरकार बनी, तब भी इन्हीं का हाथ उस सरकार को बनवाने में था। आप ठीक समझ गए। मैं बात कर रहा हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिन्होंने पहले कांग्रेस को विजय दिलाई 2018 में और उसके बाद जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया या उनकी बातों को नहीं माना गया तो उन्होंने पलटी मार ली और बीजेपी को समर्थन देकर बीजेपी की सरकार बनाई। आज हम दिन भर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ रहेंगे। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पीपला गांव में उनकी पहली सभा है। यहाँ से हम उनके साथ एक दो सभाओं में जाएंगे और देखेंगे कि इस बार जो सरकार बनेगी उसमें उनका कितना बड़ा हाथ रहता है। पहली बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना लाई। अब मध्य प्रदेश में जब बेटी पैदा होती है तो बोझ नहीं लखपति पैदा होती है। लखपति कितना पैसा मिलता है लाडली बहना? 1250। इस साल इस महीना 7 तारीख में आ गया। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आपका 1250। जैसा कि आपने देखा कि पीपल रामा में उनका कितना जोरदार स्वागत हुआ। अब इस सभा के बाद वो अपनी अगली सभा के लिए मंडी दीप जाएंगे और मेरे पीछे जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं इसी में हम उनके साथ वहां तक की यात्रा करेंगे और उनसे समझेंगे कि इन चुनावों में सरकार बनाने में उनका कितना बड़ा हाथ होने वाला है। अगली सभा के लिए सिंधिया जी के साथ निकल पड़े हैं। हमारे साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं जो कि लगातार पिछले दिनों से धुआंधार प्रचार पूरे राज्य में कर रहे हैं और हम उनसे जानते हैं कि उनको इस बार चुनावों में क्या लगता है। सिंधिया जी, पिछली बार की 2 सरकारों में आपका पूरा हाथ और साथ था। चाहे पहले कांग्रेस की सरकार बनी हो, हमने देखा 2018 में किस तरीके से आपने पूरे राज्य में प्रचार किया। इनफैक्ट हमारे सर्वे में आपका नाम सबसे ऊपर आया था और कांग्रेस को हमने बढ़त दिखाई थी। उसके बाद 18 महीने बाद जब बीजेपी की सरकार बनी उसमें भी आपका हाथ था। तो इस बार जो सरकार बनेगी, अगर बनती है, जनता आपको देती, तो आपका कितना बड़ा हाथ उसमें होने वाला है? क्या आप ही की हाथ की वजह से बीजेपी की सरकार बनेगी? कृपा करके इस गलतफहमी में मत रहिएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है आम कार्यकर्ता की मेहनत और मशक्कत के आधार पर बनती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं, हम सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की भूमिका ही हम लोग उसका निर्वाह हम लोग करते हैं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे कार्य करने का मौका मिला है और जितनी मेहनत हो सकी कि मैं कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में भाजपा का सरकार बनाना अपने आप में अंत नहीं है, केवल एक माध्यम है। जो परिवर्तन भाजपा ने पिछले 18 वर्षों में मध्य प्रदेश की स्थिति में लाई, उस परिवर्तन और उस सफ़र को
हमें निरंतर आगे ले जाना है और जनता का आशीर्वाद होगा। पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, इसका मुझे पूर्ण आशीर्वाद। क्या आपको आपके ऊपर क्या कुछ ज़्यादा प्रेशर है? आपको प्रूव करना है कि जिस तरह से आपने कांग्रेस को जिताया, इस बार आपको जिताना होगा भाजपा को? प्रेशर तो हर कार्यकर्ता पे होना चाहिए। प्रेशर के बिना परफॉर्मेंस कहाँ आता है? अगर मैं आपको कह दूं कि आपको कोई टीवी इंटरव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे आराम करिए, जो आपके मन में आए थोड़ा कुछ लिख लीजिएगा, आपका परफॉर्मेंस निकलेगा क्या? निखार कब निकलती है? निखार तब निकलती है जब पीक परफॉर्मेंस पे व्यक्ति होता है, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो जनसेवा में हो। मैं जनसेवा में हूँ। तो ये जो अब ये बताइए मुझे कि मैं आपके भाषण सुन रहा हूँ लगातार, ऐसे 5 मुख्य मुद्दे जिससे कि आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार जरूर बनाएगी, आप जनता के सामने क्या एजेंडा रख रहे हैं? एजेंडा हमारे जनता के सामने रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एजेंडा जनता स्वयं अनुभव कर रही है। अगर आपने मेरा वक्तव्य सुना होगा पीपल रवा में, मैंने कहा 2003 की पहली की सरकार में बीएसपी की क्या स्थिति थी, बिजली, सड़क और पानी। आज क्या स्थिति है? जिस प्रदेश में 44,000 किलोमीटर की सड़कें थीं, आज 5 लाख किलोमीटर की सड़कें। जिस प्रदेश में केवल 5,150 मेगावाट की बिजली थी, आज 39,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन है। जिस प्रदेश में केवल 7,65,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 48 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। जिस प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपये होता था, आज उसी प्रदेश में 1,40,000 हो चुका है। ये परिवर्तन व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव कर रहा है। और दूसरे तरफ एक कांग्रेस है जो केवल झूठ का पुलंदा है। और मुझे इस बात का खेद है कि मैं इस झूठ का पुलंदा का भाग था 2018 में, जब जनता के समक्ष जाकर हमने वोट मांगा था, और उसके बाद केवल झूठ, फूट और लूट की सरकार स्थापित हुई, वादा खिलाफी की सरकार स्थापित हुई। जनता को हमने निराश करके छोड़ दिया। तो आपको ये लगता है कि हमें देख रहा हूँ कि आपके भाषणों में छोटे भाई, बड़े भाई, लोग कमलनाथ और दिग्विजय आपके निशाने पर रहते हैं, तो ये क्या वो पुरानी दुश्मनी जो अभी आपने मुझे बताया कि इस लूट-फूट की सरकार? मेरी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। भगवान ने आपको जीवन दिया है, सीमित है। उस जीवन में वैमनस्यता फैलाने को नहीं दिया आपको, दुश्मनी तय करने के लिए नहीं दिया, प्यार देने के लिए और प्यार बटोरने के लिए। लेकिन जरूर जब कोई सरकार वादा खिलाफी करे, वो विषय भी जनता के समक्ष लाना जरूरी है। ये आपको लगता है कि बीजेपी, आप कांग्रेस में काफ़ी समय से रहे, आप फ्रंट लाइन के लीडर थे, इनर सर्कल में थे, उसके बाद आप बीजेपी में हैं, मंत्री हैं, ये कांग्रेस बीजेपी में क्या अंतर है? क्योंकि मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे से आपने एक बार कहा था, जब पिछली बार के चुनावों में आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने कहा था देखो रवि, अगर तुम रिपोर्टर हो और तुम्हें संपादक बनाना हो तो तुम्हारी मेरिटोरियस देना चाहिए, मेरिट देखना चाहिए, और तुम्हारे बॉस को तुम्हें बनाना पड़ेगा। मैं अपने आप नहीं बन पाऊंगा। तुम कह रहे हो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बॉस। तो क्या कुछ इस तरह का अंतर आपने कांग्रेस और बीजेपी में देखा? बीजेपी पहले तो एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, नेता आधारित नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी और अपना काम अपने भगवान स्वरूप को लेता है, पूर्ण मेहनत मशक्कत करता है। नंबर 3, बीजेपी के अंदर एक मेरिटोक्रेसी है कि अगर आपका परफॉर्मेंस है तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि आप परफॉर्मर हो और नॉन परफॉर्मर हो, आपको इस एक ही दृष्टिकोण से देखा जाएगा। और उल्टा, अगर आप परफॉर्मर हो तो जैसे घोड़ों के ऊपर हैंडीकैप डाला रहता है, वैसे आपके ऊपर हैंडीकैप डाला जाएगा। तो यही वजह बीजेपी में
किसी की लकीर छोटे करने में नहीं लगते हम, अपनी लकीर लंबी करने में लगते हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रथा है कि अपनी लकीर लंबा नहीं कर सकते हो तो रवि की लकीर छोटी कर दो। लेकिन आपके आने के बाद जो आपके विरोधी हैं, जैसे आप आरोप वो भी लगाते हैं कि भाजपा 3 तरह की हो गई है, एक महाराज भाजपा हो गई है, एक शिवराज भाजपा हो गई है, एक नाराज भाजपा हो गई है। ये लोगों का सपना है, लोगों की आशा है, पर ये वो लोग कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को जानते ही नहीं है। ये वो लोग कह रहे हैं जिनकी पार्टी गुट के आधार पे ही चलती है। जिस पार्टी में गुट ही ना हो, जिस पार्टी में अनेक अलग अलग कैंप्स ही ना हो, उसमें ये कहाँ लागू हो सकता है? कि आपके साथ जितने लोग पार्टी छोड़ के आए थे उन सबको आप टिकट नहीं दिलवा पाए, उनमें काफ़ी लोग नाराज हैं। कोई नाराज नहीं है। यही आपकी जो सोच है कि आपके साथ जो आए लोग, अरे भाई हमको 3 साल हो गए, अब मेरे साथ आए हुए लोग और 50 साल पुराने लोग में कोई फ़र्क नहीं है। आप भी भाजपाई हैं, मैं भी भाजपाई हूँ, सभी भाजपाई हैं। तो ये तेरा मेरा आपका गुट ये यहाँ चलता नहीं है रवि। ये उस पार्टी की है जिस पार्टी की आप बात कर रहे थे। यहाँ किसी का गुट नहीं चलता। हाँ, टिकट मैंने पहले दिन से कहा था, जिसका परफॉर्मेंस होगा उसको टिकट मिलेगा। टिकट यहाँ गुट के आधार पे नहीं दिया जाता, टिकट यहाँ परफॉर्मेंस के आधार पे दिया जाता है। एक चीज़ और है कि हमने आपके भाषणों में जो भी लोगों को टिकट ना भी मिला हो, आज मुझे इस बात का गर्व है कि वे भारतीय जनता पार्टी के लिए तन और मन के साथ, पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं इस चुनाव कैंपेन में। एक व्यक्ति भी घर नहीं बैठा है, सभी के सभी लगे हुए हैं जैसे वे स्वयं प्रत्याशी। एक चीज़ और हमने आपके भाषणों में नोटिस किया कि आप ये कहते हैं कि जो ये 2 बड़े नेता हैं कांग्रेस के, ये अपने बेटों को सेट करने में लगे हुए हैं, ये उसी की राजनीति कर रहे हैं। बेटे आपके भी हैं और शिवराज जी का भी बेटा है जो राजनीति में है, आपके भी बेटे हैं जो राजनीति में आएंगे कल को। तो ये क्या कुछ ना शिवराज सिंह जी का बेटा राजनीति में है, ना मेरा बेटा राजनीति में आएंगे। हम क्या जाने भविष्य क्या है, पर एक बात स्पष्ट है, हमारे परिवार में तय किया है, परिवार का एक ही व्यक्ति राजनीति में एक समय में होगा। जिस दिन मेरा बेटा आना चाहता है राजनीति में, मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं रिटायर कर लूँगा। अच्छा, मतलब अगर वो आए तब आपके रिटायर होने के बाद हमारे परिवार में केवल एक व्यक्ति, मेरे पूज्य पिताजी भी मुझे कहते थे, मेरी तो उस समय रुचि नहीं थी राजनीति की, कहते थे कि जिस दिन तुम आना चाहते हो मुझे कह देना, मैं बहुत खुश हूँगा, मैं रिटायर हो जाऊँगा, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं। एक समय में 2 होंगे, प्रॉब्लम जरूर होगा। अब वो अलग बात है कि मेरे पूर्ण विस्तृत परिवार को देखो तो कई लोग हैं राजनीति में, मेरी बुआ राजनीति में है, कई लोग राजनीति में, पर जो हमारा स्पष्ट परिवार है, मतलब मेरे पिताजी, मेरी माँ, मैं, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, एक इस परिवार में केवल एक व्यक्ति एक समय। सिंधिया जी, इन चुनावों में आपके बहुत ही गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। काला कौवा वाला बयान हो, चलो चलो वाले बयान हो, या फिर वो महिला के साथ जो भावुक हो गए वो बहुत देखा गया। लोग कह रहे हैं कि महाराज जी बदले बदले नजर आ रहे हैं इस बार। देखिए, मेरी आशा अभिलाषा राजनीति से नहीं है, जनसेवा से है, विकास से है, प्रगति से। और मेरी ज़िंदगी में मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ एक हृदय का संबंध है। उससे बड़ी पूंजी मेरी ज़िंदगी में नहीं है। और वो भावुकता इसलिए है क्योंकि जब एक हृदय का संबंध होता है तो जो एक व्यक्ति के दिल में गुजरे वही दूसरे व्यक्ति के दिल में गुजरता है। एक और चीज़ है कि जैसे मालवा का रीजन हो और चंबल का, यहाँ पर आपका प्रभाव हमेशा से माना जाता है क्योंकि दोनों जगह से आपका काफ़ी संबंध रहा है, पारिवारिक संबंध रहा है।
लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं कुछ कि यहाँ पर थोड़ी बीजेपी की हालत नाजुक है, आपको ऐसा लगता है कि? जैसे ही सोनगंज में हम लोग थे, हमारे परिवार का ही क्षेत्र एक समय में था। ओंकारेश्वर में आज भी मंदिर में पूजा अर्चना ग्वालियर के पुजारियों के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, पूर्ण विश्वास है मुझे कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ रहेगा और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। अब आप मुझसे पूछोगे कितने सीट आएंगे, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, वो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा। तो गुना से मैं हूँ, ग्वालियर में काफ़ी विकास हुआ, लेकिन गुना के लोगों का अभी भी मानना है कि थोड़ी वहाँ पे कमी है, चाहे हेल्थ की फैसिलिटीज़ हो या दूसरे कोई इंडस्ट्री वगैरह हो। उसके ऊपर क्या आपका फोकस रहने वाला है, क्योंकि आप वहाँ से? मैंने 17 साल केवल गुना का विकास किया है। शायद आपने गुना का बाईपास नहीं देखा है, जहाँ गुना शहर से ट्रक निकलती थी हर रात को और लोगों को कुचल के जाती थी। लोग कहते थे ख्वाब दिखा रहे हैं, सिंधिया जी कभी नहीं बना पाएंगे। 100 करोड़ का बाईपास मैंने रिकॉर्ड टाइम में 1.5 साल में बना के दिया। पूरा ग्वालियर से शिवपुरी से गुना, गुना से रावगढ़ से आरोना, भोपाल, हमारे देवास और इंदौर तक 450 किलोमीटर का आगरा बॉम्बे हाईवे 2 लेन का होता था। आधुनिक युग में उसे 6 लेन बनाकर 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट का किया। आप स्वास्थ्य की सेवाओं की बात करते हो, शिवपुरी में 200 करोड़ का मेडिकल कॉलेज मैंने लगवाया। NTPC का इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे देश में एक ही है, शिवपुरी में लगवाया। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का प्रशिक्षण संस्था है, 65 करोड़ का शिवपुरी में लगाया। आपने शायद अपने गृह क्षेत्र का दौरा ठीक से नहीं किया। जी सर, मैं आपकी बात जरूर करूंगा। मेरा आखिरी सवाल है, क्या मैं अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं इस समय? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूं और जनता का सेवक हूं। मैं किसी दौड़ में ना कभी था ना आज हूं। मैंने ये स्पष्ट कर दिया था 2018 में भी, मैंने ये स्पष्ट कर दिया आज भी। 2018 में जब नतीजे आए, मुझे बोला गया कि कमलनाथ जी को बनाना है। मैंने कहा मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा, मैं ही जाके अनाउंस करूंगा। 1 सेकंड में मैंने कहा हाँ, जनता की आशा अभिलाषा, क्षेत्र का विकास, क्षेत्र की प्रगति, इसके लिए मर मिटने के लिए हम लोग तैयार हैं। उसी के दौड़ में कभी तो हमने देखा कि उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिए। उनका कहना है कि वो किसी दौड़ में नहीं है, बल्कि उनका परिवार कभी किसी दौड़ में नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार से राजनीति में तभी कोई आएगा, आ सकता है, लेकिन तभी जब वो रिटायर होंगे। बाकी उन्होंने हमें बताया कि क्यों बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है और केवल चंबल या मालवा ही नहीं बल्कि पूरे राज्य से उनको बहुत समर्थन मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, 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 भारतीय जनता पार्टी। और हम यहाँ सिंधिया जी के साथ मंडीदीप पहुँच गए हैं। सिंधिया जी का यहाँ पर रोड शो है, वो उसके लिए आगे निकल गए हैं। और इस समय मंडीदीप में ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये रोड शो चल रहा है। हमने देखा कि कुछ जगह उन्होंने सभा की, कुछ जगह रोड शो, लेकिन गजब का रिस्पांस पब्लिक में उनके लिए है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिंधिया जी यहाँ पर मंच पर पहुँचने वाले हैं पूरा रोड शो करते हुए। और आज का उनका ये रोड शो के बाद एक भोपाल में और प्रोग्राम है, इसके बाद उनकी सभाएं आज की समाप्त हो जाएंगी।
आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार को यथावत रखना है और भोजपुर की आने वाले दिनों में विकास में 4 चांद लगाना है। तो 17 तारीख को पटवा जी को कमल के फूल के बटन को दबाकर प्रचंड बहुमत से जिताना है। और अब हमारा सफर भी यहीं पर समाप्त होता है। मुझे अभी आज्ञा दीजिए। मेरे कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ मैं रविकांत मित्तल, IBC 24 के लिए मंडीदीप से।